तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑल माय सन्स के बारे में। ये एक ड्रामा है जो कि अमेरिकन राइटर के द्वारा लिखी गई है, जो कि है आर्थर मिलर। तो आर्थर मिलर एक अमेरिकन बॉर्न प्ले राइट है। बहुत ही फेमस इनका एक ड्रामा है जो कि है ऑल माय सन्स, और इसे 1947 में पहली बार प्ले किया गया था। और ये इतना पॉपुलर हुआ कि इसे लगभग 300 से भी ज़्यादा बार इसे प्ले किया गया है अमेरिकन थिएटर में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपको ये फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा अमेरिकन ड्रामा इसमें। तो हम जानते हैं पहले आर्थर मिलर के बारे में। तो आर्थर मिलर का जो जन्म हुआ था वो न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था 1915 में। आर्थर मिलर एक फेमस प्ले राइट हैं, एसेइस्ट हैं और स्क्रीन राइटर हैं। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स में आते हैं ऑल माय सन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, द क्रूशिबल, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। ये चारों जो इनके फेमस वर्क्स में आते हैं। आगे देखते हैं। तो ये जो ड्रामा है ये 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है टोटली, और ये रफली 18 घंटे का एक टाइम इंटरवल कैरी करता है। ये संडे मॉर्निंग से शुरू होता है और अर्ली आवर्स ऑफ मंडे ये ख़त्म हो जाता है। इतने समय का इसका टोटल टाइम है। ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये रिटन है 1946 में, और इसे पहली बार परफॉर्म किया गया था 1947 में, और ये फेमस हुआ जिसके कारण इसे कई बार परफॉर्म किया गया। ऑल माई सन्स बाय आर्थर मिलर इज़ अ ट्रैजिक ड्रामा दैट एग्जामिन्स द मोरल डायलेमास ऑफ फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अमेरिकन ड्रीम। द प्ले इज सेट इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड रिवॉल्व्स around the Keller family whose seemingly perfect life unravels as past secrets comes to light। यानी कि ऑल माई सन्स जो ये ड्रामा है इसमें आपको बहुत सारा डायलेमास देखने मिलता है फैमिली में, जो मेंबर्स होते हैं उनके बीचों बीच, और एक पुराना सीक्रेट होता है जो कि धीरे धीरे रिवील होता है, जिसके कारण फैमिली में टेंशन्स बढ़ जाती हैं। और जो मेन इसके किरदार हैं यानी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ये 5 जो कैरेक्टर्स हैं ये मेन कैरेक्टर्स हैं, यानी कि इनके बारे में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, ज़्यादा सुनने मिलेगा। और ये जो नीचे 4 कैरेक्टर्स हैं जो कि ये नेबर्स हैं। तो कुछ यानी एक्ट 1 में आपको कुछ पार्ट दिखता है नेबर्स का, और थोड़ा सा पार्ट 2 में आपको दिखने मिलता है। बाकी उसके बाद मेन जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ जो केलर जो हैं इनको दिखाया गया है एक लविंग फादर की तरह से और एक गुड नेबर की तरह से, जो अपने जो पास्ट के इंसिडेंट है उनको भूलना चाहते हैं और वापस अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीना चाहते हैं। केट केलर जो है वो जो केलर की वाइफ हैं। जोज वाइफ शी रिफ्यूजेस टू बिलीव हर सन लैरी इज़ डेड, क्लिंजिंग टू होप दैट ही विल रिटर्न। इनका जो और केट के 2 बच्चे होते हैं। पहला होता है क्रिस केलर और दूसरा होता है लैरी केलर। तो वर्ल्ड वॉर के समय में क्रिस और लैरी दोनों एज अ वेटरन ज्वाइन करते हैं आर्मी में, और जिसमें से क्रिस जो है वो सही सलामत ज़िंदा वापस आ जाता है, लेकिन जो लैरी है वो वॉर में डेड हो जाता है, यानी कि मर जाता है इंसिडेंट में। ठीक है, तो ये हमें देखने मिलता है, जिसके कारण जो केट है काफ़ी परेशान रहती हैं लैरी को लेकर के, क्योंकि लैरी उनको लगता है कि लैरी डेड नहीं है, वो एक्चुअली ज़िंदा है और वो कभी भी घर आ सकता है वापस। जैसे क्रिस आया वैसे ही लैरी वापस आ जाएगा। ये उनके मन में हमेशा चल रहा होता है। वो मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा मर गया है, लेकिन बाकी लोग ये बिलीव करते हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट को हुए 3 साल हो गए हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स ये मानते हैं कि लैरी अब नहीं है इस दुनिया में, वो मर चुका है। हम देखते हैं एन डीवर और जॉर्ज डीवर। तो एक बंदा और होता है जिसका नाम है स्टीव डीवर। तो स्टीव डीवर जो होता है वो जो केलर का बिजनेस पार्टनर होता है, जिसकी बेटी और बेटे ये जॉर्ज और ये एन है, ये दोनों स्टीव डीवर के बच्चे हैं। यहाँ एक और चीज़ देखने मिलता है कि जो लैरी था उसकी ये फियांसे है, एन जो है लैरी की फियांसे है, लेकिन एक्चुअली जब लैरी मर गया तो ये खबर उसे पता चल गई एन को, और एन जो है वो धीरे धीरे उससे रिकवर होके क्रिस से बात करने लगती है। तो लगभग 2 सालों से क्रिस और एन लेटर के थ्रू बात कर रहे होते हैं, और फिर क्रिस जो है इनवाइट करता है एन को अपने यहाँ आने के लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। ठीक है, जॉर्ज जो है वो एक अभी इनिशियल फेज़ में वो वकील बनने वाला है, क्योंकि वो वकील की पढ़ाई करता है, और वो कुछ समय में पूरा कर लेता है पढ़ाई, और फिर वो वापस आता है इस प्ले में, वो हम आगे देखेंगे।
एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो फ्रैंक लूबे और लीडिया लूबे हैं, उनमें से जो फ्रैंक लूबे होता है वो एस्ट्रोलॉजी जानता है, और वो एस्ट्रोलॉजी जानता है तो वो केट को अक्सर ये बोलता है कि आपका जो बेटा है लैरी, मैंने देखा है कि वो आ सकता है वापस, जिसके कारण केट को हमेशा ये विश्वास रहता है कि उसका बेटा लैरी वापस आ सकता है। आगे देखते हैं। ये आप फैमिली ट्री देख सकते हैं, छोटा सा मैंने बनाया है, जिसमें केलर फैमिली में आप देख सकते हैं जो केलर और केट केलर हस्बैंड वाइफ है, और इनके 2 बच्चे हैं, क्रिस केलर और लैरी केलर। ठीक है। साथ में आप देखेंगे डीवर फैमिली, तो इसमें स्टीव डीवर जो होते हैं उनकी वाइफ है मिसेस डीवर, और उनके 2 बच्चे हैं जॉर्ज डीवर और एन डीवर। एक सबसे ख़ास बात ये है कि आप देखेंगे ये जो एन डीवर है उनका जो रिलेशन था शुरू में लैरी के साथ था। ठीक है। तो जब वो लैरी ज़िंदा था तो ये इसकी फियांसे थी, इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन जब वॉर हुआ तो उसमें इन दोनों भाइयों को जाना पड़ा, जहाँ पे लैरी की डेथ हो जाती है इंसिडेंट में वहाँ पे, और क्रिस जो है वो वापस आ जाता है ज़िंदा। लेकिन वापस आने के बाद जब ये एन को पता चलता है कि लैरी अब नहीं है, तो वो इस चीज़ को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लेती है, बहुत परेशान रहती है, लेकिन एट द एंड वो रिकवर हो जाती है और फिर क्रिस से प्यार करने लगती है और वो उससे शादी करना चाहती है। आगे देखते हैं। एक्ट 1। द प्ले ओपन्स इन द केलर्स फैमिली बैकयार्ड, एन ऑर्डिनरी प्रॉस्पेरस होम in a small American town shortly after World War II. Joe Keller, the father, is a successful businessman who has worked hard to provide for his family. He is reading the newspaper while Kate Keller, his wife, is still grieving the loss of their son, Larry, who went missing in action during the war 3 years ago. A tree planted in Larry's honor has recently been struck down in the storm, which distresses Kate and seems like a bad omen to her. मैंने बताया था कि जो केट है वो काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की चीज़ों में बिलीव करती है, ओमेन में बिलीव करती है, होरोस्कोप में बिलीव करती है, इसीलिए वो हमेशा सोचती है कि उसका बेटा जो है वो वापस आ सकता है, और इस चीज़ को बढ़ावा देता है उसका नेबर। आगे लिखा है, केट क्लिंग्स टू बिलीव दैट लैरी इज स्टिल अलाइव, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज डेथ डिस्पाइट द पैसेज ऑफ टाइम. Joe, on the other hand, seems to have moved on and focuses on Chris Keller, their other son, who had returned from the war and works in Joe's factory. Chris is practical and wants to marry Ann Deaver, Larry's former fiancée, who is coming to visit after several years away. Chris invited Ann to ask for her hand in marriage, but this idea upsets Kate, who feels the marrying Larry's fiancée would be a betrayal. She believes that Anne must also be waiting for Larry's return just as she is. तो हम देखते हैं कि केट जो है वो अभी भी विश्वास करती है कि उसका बेटा वापस आ सकता है, और अगर मैंने क्रिस और एन की शादी करने दी तो ये एक बड़ा धोखा होगा लैरी के साथ। तो आगे हम देखते हैं। Anne's father, Steve Deaver, had been Joe's business partner in their airplane parts factory during the war. The factory had shipped defective cylinder heads to the military, which caused the death of 21 pilots. Steve was blamed and imprisoned for the crime, while Joe was exonerated and continued running the business. Anne, who was since cut ties with her father, does not believe he is innocent. यानी कि जो एन है वो अपने फादर पे बिलीव नहीं करती है, वो सोचती है कि उसके फादर इनोसेंट नहीं है, उन्होंने ही क्राइम करा है, इसीलिए वो अपने फादर से बात नहीं करती। अराइवल ऑफ नेबर्स यानी कि डॉक्टर जिम बैलिस, हिज वाइफ सू एंड फ्रैंक लूबे विद हिज वाइफ लीडिया एड्स टू द टेंशन. फ्रैंक हैज़ बीन वर्किंग ऑन लैरीज होरोस्कोप, hoping to prove that the day Larry went missing was a favorable day, suggesting that Larry might still be alive. The discussion around Larry's fate grows intense as Joe tries to avoid these painful topics and Kate becomes increasingly upset. यानी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नेबर्स है, नेबर्स में फ्रैंक लूबे स्पेशली, वो होरोस्कोप को देख करके केट को ये जताता है कि वो जब मिसिंग हुआ था उसका, उस समय एक बढ़िया सा दिन था, यानी कि वो वापस आने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ये सुन के जो को बहुत बुरा लगता है, उसे मेमोरीज़ याद आती हैं उसके बेटे से रिलेटेड, और वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन केट जो है वो अपसेट हो जाती है और वो अंदर अंदर खुश भी होती है कि शायद उसका बेटा वापस आ जाए। आगे देखते हैं। क्रिस फीलिंग्स फॉर एन आर जेन्युइन एंड ही होप्स टू बिल्ड अ फ्यूचर विद हर.
but the shadow of Larry looms large over their plans. The act ends with the foreshadowing of deep secret tied to Joe's business and the missing son, setting the stage for conflicts to come. यानी कि अब हम देखेंगे एक्ट 2 के बाद से यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा फैमिली के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं। जैसे कि जो एन का भाई है वो भी आने वाला है, उसने वकालत पूरी कर ली है और अब वो अपने पिता से मिलने जाता है जेल में, और उसे कुछ सीक्रेट्स पता चलते हैं उसके पिताजी से, ठीक है। और वो सब सीक्रेट्स लेकर के अपनी बहन को एक तरह से बचाने आएगा कि अपने बहन का शादी वो क्रिस से नहीं करने देना चाहता। द सेकेंड एक्ट begins later the same day, deepening the drama as George Deaver, Anne's brother, arrives after visiting their father, Steve, in prison. George has come to confront Joe and Kate, having been convicted by his father that Joe was truly responsible for the faulty aeroplane parts that led to the pilot's death. He is furious and protective of Anne, wanting to take her back home to prevent her from getting involved with the killers. यानी कि जो जॉर्ज है यानी एन का जो भाई है वो वापस आता है अपना पढ़ाई पूरी करके वकालत की, और फिर वो पहले जाता है अपने पिताजी से मिलने। फिर उसे कुछ सीक्रेट्स पता चलते हैं, जैसे कि वो अपने पापा से बात जब करता है तो उसके फादर बताते हैं कि सारा जो ब्लेम है मेरे ऊपर जानबूझकर डाला गया है, और इसकी जो मेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो और कोई नहीं जो केलर है, क्योंकि उसके परमिशन से मैंने ये पार्ट्स को एक्सपोर्ट किया था। उस समय उसने कहा था कि ये अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है इस फॉल्टी पार्ट्स के कारण तो सारी जिम्मेवारी मेरी होगी। ये ऐसा सुन के आता है। फिर वो आता है यहाँ पे जो किलर और केट किलर को कन्फ्रंट करने इन सब बातों को लेकर, और वो ये भी चाहता है कि उसकी बहन की शादी क्रिस से ना हो, क्योंकि क्रिस के ही फैमिली के कारण इसकी फैमिली बर्बाद हो गई है। बिफोर जॉर्ज अराइवल, however, Chris and Anne continue to talk about their future together. Chris confesses his love for Anne and proposes marriage. Anne is eager to move forward with Chris, but the situation becomes tense when Kate reinforces her belief that Larry is still alive, making it impossible for Chris and Anne to marry without facing Kate's emotional wrath. George's sudden entrance complicates things. He comes with accusations blaming Joe for the scandal that destroyed his family. George reveals that his father claims Joe ordered him to ship the defective parts and then lied in court to save himself while Steve took the fall. This new information shocks Chris, who has always believed in his father's innocence and integrity. यानी कि जैसे ही जॉर्ज आता है केलर्स के घर पे, तो वो अपने सारे के सारे जो एक्यूजिशंस है वो जो पे लगाता है। वो बताता है कि सारी की सारी जो गलती है वो जो की है, ना कि उसके फादर स्टीव की। और ये जो परमिशन दी गई थी यानी कि जो पार्ट्स हैं एरोप्लेन के पार्ट्स हैं डिफेक्टिव, उन्हें एक्सपोर्ट करने की सारी जो जिम्मेवारी है वो जो ने ली थी, लेकिन वो कोर्ट में जाकर के मुकर जाता है, जिसके कारण स्टीव को जेल हो जाती है। तो ये सब जैसे ही क्रिस सुनता है तो उसको बहुत ही एक धक्का लगता है, बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है वो, क्योंकि वो अपने फादर पे बहुत ही भरोसा करता था, बहुत ही उनका रिस्पेक्ट करता था, और अगर इतने बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको शक हो रहा है अपने डैड के ऊपर। अब वो अपने डैड से कन्फ्रंट करना चाहता है कि आखिर सच क्या है, ठीक है। Joe denies the accusations and insists that Steve acted alone in shipping the faulty parts. He argues that Steve was the factory manager and made the decision while Joe was out sick on that day the shipment went out. Joe tries to smooth things over by reminding George of the past when their families were close and by offering hospitality, but George remains skeptical. Kate's behavior during this confrontation only adds to the suspicion. At one point, she inadvertently suggests that Joe had not been sick on the day of shipment, which contradicts Joe's version of events. This slip of tongue sends a wave of doubt through the room. As the tension mounts, Anne refuses to leave with George and instead chooses to stay with Chris, determined to build a future with him despite the uncertainty surrounding Joe's innocence. As the act ends, Chris is left questioning his father's role in the tragic death of pilots, while the fragile facade of the Keller's family
हैप्पी लाइफ बिगिंस टू क्रैक अंडर द वेट ऑफ ब्यूरिड गिल्ट एंड सीक्रेट्स। यहाँ हम देखते हैं एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है ड्रामा में, क्योंकि जो ने बताया था कि सारे डिसीजन स्टीव ने लिए थे, क्योंकि वो बीमार था, घर पे था, वो फैक्ट्री नहीं जा सकता था उन पार्ट्स को देखने के लिए। तो यहाँ पे स्टीव ही रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि मैं बीमार था। लेकिन जैसे केट जब बात करती है तो उसके स्लिप ऑफ टंग हो जाता है और फिर वो बोल देती है कि उस दिन जो है वो बीमार नहीं था। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है इन दोनों के बातों में, ठीक है। तो इसके कारण और भी ज़्यादा डाउट पैदा हो जाता है रूम में जो भी मौजूद होते हैं उनके बीच में। फिर यहाँ पे सच्चाई अब बाहर आने वाली है। जस्ट देखते हैं अभी क्या होता है कि एक्ट 3 में शुरुआत होती है कहाँ से। द थर्ड एंड फाइनल एक्ट बिगिंस लेटर दैट नाइट in the aftermath of the day's revelation. The atmosphere in the Keller's home is tense and full of despair. Chris, after hearing George's accusations, confronts Joe about his potential involvement in the crime. Joe, still attempting to defend himself, argues that everything he did was for the sake of his family, and that shipping the defective parts was a business decision meant to protect his livelihood during difficult times. फिर सच्चाई ये पता चलती है कि जो असली रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उन फॉल्टी पार्ट्स के लिए जिसके कारण वो 21 पायलट्स की जान चली गई, वो मेन जिम्मेवार व्यक्ति जो केलर ही था। तो जो केलर ने ही सबसे पहले ये कहा था कि जो फॉल्टी पार्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसे तुम रिपेयर करके यानी कि वेल्डिंग करके उसे तुम मिलिट्री को एक्सपोर्ट कर दो। और जो स्टीव था उसको ये लगा कि अगर ये पार्ट्स जाएंगे तो हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए। तो उसने कई बार मना किया जो को, लेकिन जो फिर भी नहीं माना और उसने स्टीव को कहा कि तुम यही पार्ट्स को रिपेयर करके भेज दो, और अगर इससे कुछ प्रॉब्लम्स होती है या फिर कोई भी तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी जिम्मेवारी जो लेगा। क्रिस हाउएवर इज़ डीपली डिसइल्यूजन्ड। ही हैड ऑलवेज आइडलाइज्ड हिज फादर एज अ मैन ऑफ हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, and now he struggles to reconcile the image of the father he knew with the man who may have indirectly caused the death of young pilots like his own brother Larry. Chris confronts Joe about the idea of social responsibility, arguing that it was his duty to think beyond his family's welfare and consider the lives of the man who depended on the parts. यानी कि जो क्रिस है अब वो सोच ही नहीं पा रहा है अपने फादर के बारे में जिसके लिए उसके मन में इतना रिस्पेक्ट था। वो अब सोच नहीं पा रहा है कि उसके फादर ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए 21 पायलट्स की जान ले ली। आगे देखते हैं। मीनवाइल एंड ट्राइज टू कन्विंस केट टू एक्सेप्ट लैरीज डेथ सो दैट शी एंड क्रिस कैन मूव फॉरवर्ड विद देयर लाइव्स। केट हाउएवर कंटिन्यूज टू डिनाई द पॉसिबिलिटी दैट लैरी इज डेड, and in a past-ditch effort to shatter Kate's delusion, reveals that Larry had written her a letter before his disappearance, which she has kept hidden. In the letter, Larry expressed his shame and guilt over his father's actions and hinted at his plan to kill himself because of it. तो इस चीज़ से एन जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि एन जो है वो क्रिस से शादी करना चाहती है, लेकिन ये केट मानने को तैयार नहीं है। तो इस चीज़ को बिलीव कराने के लिए यानी उसे सच्चाई बताने के लिए वो एक लेटर निकालती है जो उसने काफ़ी समय से छुपा रखा है। लैरी के डिसअपेयर होने के पहले लैरी ने ये लेटर एन को भेजा था लिख करके, जिसमें उसने बताया कि वो जानता है सच्चाई कि उसके फादर ने क्या किया है, जो गलती की है उसके कारण वो बहुत शर्मिंदा है और वो अपना ही प्लेन खुद ही क्रैश कर देता है जिसके कारण उसकी जान चली जाती है। और ये चीज़ अब तक किसी को पता नहीं थी सिवाय एन के। दिस डिवास्टेटिंग रिविलेशन फाइनली फोर्सेस केट टू एक्सेप्ट दैट लैरी इज़ नॉट कमिंग बैक। द वेट ऑफ लैरीज डेथ combined with the truth of Joe's action causes Joe to break down. He realizes that in a way he has indeed killed his son, as his action led Larry to take his own life. In the tragic conclusion, Joe decides to take responsibility for his actions in the only way he sees possible. He goes inside the house and a gunshot is heard off stage, signaling Joe's suicide. The play ends with Kate urging Chris to move on and not dwell on the past, though the family is left shattered and forever changed by the revelations of guilt, moral failure and the high cost of Joe's choices. यानी हम देखते हैं कि फाइनली जो सच है वो बाहर आ जाता है सबके सामने,
और ये सच के बाहर आने के बाद जो केट है उसको भरोसा हो जाता है कि लैरी अब कभी वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो मर चुका है, और सारी जो गलती होती है जो किलर की होती है। तो जो किलर है वो इस चीज़ को सुनने के बाद एक ही सिर्फ उसे तरीका दिखता है जिससे ये सब ठीक हो सकता है। तो वो घर के अंदर चला जाता है और वो एक गन लेता है और उससे खुद की जान ले लेता है। यहाँ पे जो फैमिली है पूरी तरह से बिखर जाती है क्योंकि एक तरफ लैरी का जो डेथ है वो सुसाइड होता है, दूसरी तरफ जो केट है उसका भरोसा टूट जाता है इस चीज़ से कि वो लैरी मर चुका है अब, और तीसरी चीज़ ये कि जो किलर है वो खुद की जान ले लेता है गिल्ट के द्वारा, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसने खुद ही अपने बेटे की जान ले ली, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उसी के कारण उसकी जान गई है। आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए किसी और ड्रामा पे या फिर किसी प्ले पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।